जनरल फैज जो हैं जनरल बाजवा के सामने चुप करके बैठे हैं और जो बात जनरल बाजवा कर रहे हैं वो कोर कमांडर से मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि हालात बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी खराब हैं। तो फैज साहब की तरफ देख रहे हैं तो फैज साहब चुप करके बैठे हुए हैं। तो बाजवा साहब को था कि हिमायत मिल जाएगी जनरल फैज की, बाकियों की भी मिलेगी लेकिन जनरल फैज की हिमायत मिल जाएगी। लेकिन जनरल फैज अपने आर्मी चीफ लगने की लॉबिंग कर चुके हैं और गवर्नमेंट जो है उसको वो पैगाम भिजवा चुके हैं। गवर्नमेंट भी उनसे निगोशिएट कर रही है, गपशप चल रही है गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट उन्हें कह रही है कि आपको आर्मी चीफ लगा देंगे। जनरल फैज चाहते हैं आर्मी चीफ लगना, तो वो सारी लॉबिंग करने में वो सारा एक किरदार अदा कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मिल रहे हैं और गवर्नमेंट उनसे कह रही है कि आप यकीन दहानी करवाइए, आप बताइए कि आप कैसे जो है वो आर्मी चीफ लग सकेंगे और फिर क्या बनेगा। तो जनरल फैज कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ लग जाऊंगा। गवर्नमेंट उनसे पूछती है कि फिर आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ के जो पीसेस कर दूंगा और मुझसे आप करवा लें, प्रेस टॉक करवा लें उनके खिलाफ। तो ये उनका सारा का सारा किरदार था आर्मी चीफ बनने की दौड़ में। जब उन दिनों उसमें और बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात कोट हुए, बहुत सारे वाक़यात डिस्कस हो चुके हैं और अब बात आ गई उनकी तहवील के ऊपर और उन्हें फौज ने अपनी तहवील में ले लिया और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई और मामला बना जो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है उसके मालिक जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और ये बेसिकली हुआ ये था कि जनरल फैज जो हैं उन्होंने रेंजर्स को साथ लिया और हर चीज़ जो है उसे तहे तेक करते हुए उसके मालिक को, घर वालों को, बाकी लोगों को हिरासा किया, वहाँ से चीज़ें उठा ली। 400 किलो सोना उठाया गया और उसमें कैश जो था उसमें कुछ काफ़ी अच्छी भारी अमाउंट थी क्योंकि मुख्तलिफ फिगर लोग कोट कर रहे हैं। तो ये वो दरखास्त लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बताया, फिर इनका रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि इनके खानदान के एक बुजुर्ग जो हैं वो ये सानहा जो है वो बर्दाश्त ना कर सके और वो इस दुनिया से चले गए। फिर आप ये देखें कि जस्टिस शौकत सदीकी जो हैं उनके साथ क्या हुआ और वो दोबारा अपने ओहदे पे बहाल नहीं हो सकते थे, टर्नओवर उनका गुजर चुका था, एज गुजर चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुइयां जितनी मर्जी पीछे करे, आपको आपकी उम्र तो वापस नहीं दिला सकता, आपको आपका मर्तबा और ओहदा वापस तो नहीं दिला सकता। तो शौकत सदीकी केस में भी उन पर यही प्रेशर था कि हम लोगों ने नवाज शरीफ और मरियम बीबी को सजाएं देनी है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये आलम था उस वक्त और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये हालात थे कि दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर पहले एजाज सईद साहब को मैं सुन रहा था तो एजाज साहब कह रहे थे कि उस टॉप सिटी हाउसिंग का जो केस था उसमें साकिब निसार जो थे उनके सामने जब ह्यूमन राइट्स के हिसाब से जो एप्लीकेशन आई तो उसका रिकॉर्ड वो जाते जाते यहाँ से जाते हुए उस रिकॉर्ड को गायब करवा गए थे, रिकॉर्ड ज़ाया करवा गए थे। तो उन्होंने कहा, एजाज सईद कह रहे थे कि ये बात अदालत ने कही है। तो इस केस को जब सुना गया तो बात फिर आगे इंक्वायरी की तरफ गई। अब इंक्वायरी का नतीजा फिर क्या निकलता है उसका तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये सारी सूरत हाल है। आप ये देखें कि जहांगीर तरीन को जो है वो साइडलाइन करना हो या इमरान खान साहब को आगे लेकर चलना हो, पीपल्स पार्टी से नेगोशिएट करना हो या सेनेट इंतखाबात में कुछ रद्दोबदल करनी हो, बल्कि 3 दफ़ा तो इमरान खान साहब ये कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमें जनरल फैज जो हैं हमारे पास बंदे पूरे नहीं थे तो फिर जनरल फैज ने बंदे पूरे करके दिए। सेनेट इंतखाबात में किस तरह हुआ और ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ ओपनली हो रही थी। और दूसरी तरफ हमजा शहबाज जेल में थे, शहबाज शरीफ जेल में थे, मरियम बीबी जेल में रही, नवाज शरीफ जेल में रहे। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि अंकल फैज करते थे जो सलमान शहबाज हैं और वो बाहर बैठ के भी उनके साथ राब्ते में थे और ब्रिजिंग थी, उन्होंने ब्रिजिंग में बड़ा सलमान शहबाज साहब ने बड़ा रोल भी प्ले किया। तो वो बाहर गए, बल्कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा मलिक आजम साहब उन्होंने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि जनरल बाजवा ने वो टिकट्स जो हैं सलमान शहबाज साहब को अपने घर बुला के दी और जनरल फैज साहब से ड्यूटी लगवाई कि इन्हें फौरी बाहर लेकर जाएं, एग्जिट दें मुल्क से। एक तरफ ये है कि पूरा कुनबा जो है वो जेलों के अंदर है, लेकिन एक कुनबे के जो बासी हैं उनके साथ उनका ये रहमदिल्लाना बिहेवियर है कि उसे बाहर जाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ
जो बिलावल हैं वो जनरल फैज़ के साथ उनके बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशंस थे, और इवन ब्रेक भी खबर यहीं से हुई थी, खबर की ब्रेक भी यहीं से आई थी और ब्रेक थ्रू भी यहीं से मिला था कि पीपल्स पार्टी के साथ जनरल फैज़ निगोशिएट करने गए, उनसे बात करने गए, उनके बड़ों को मिले, तो डिस्कस ये हुआ कि आप इस तरह करें कि आप किस तरह पावर में आएंगे, तो वो सारा पावर स्ट्रक्चरिंग डिस्कस हो रही थी। तो उसमें तय ये हुआ कि कुछ आयन में रद्दोबदल की जाए, कोई 18वीं तरमीम चढ़ी जाए, तो ये सारा डिस्कशन। बाद में जो पीडीएम वगैरह बनी और वो जरदारी साहब को गो हेड मिला, वो उस वक्त तक तो डीजीआई बदल चुके थे और सूरत हाल और थी, वो तो मामला कुछ और थे। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो समरी जब नहीं भेज रहा, तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। जनरल फैज़ जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर चले गए, वहाँ से फिर बहावलपुर चले गए, तो ये सारी सिलसिला है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के दिनों में इस्लामाबाद में रहने वाले बहुत सारे लोग हमें बताते थे कि बहुत सारा काम जो चल रहा है उसमें जनरल फैज़ जो हैं वो अपने लिए कहाँ कहाँ क्या क्या लॉबिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें कि वो भी आर्मी चीफ की दौड़ में इंटरेस्टेड हैं और वो भी चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट उन्हें लूप में ले चुकी थी ताकि गवर्नमेंट जो है अब अगर जनरल फैज़ पर सियासत में मुदाखलत वाले मुकदमात कायम किए गए हों तो वो फिर उसकी डिटेल शायद अलहदा से आएगी, लेकिन बेसिकली तो उन पर जो मुकदमात कायम हैं वो ये है कि उन्होंने सर्विस के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, और कुछ शाहिद हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, तो राना साहब कह रहे थे कि वो जो बातें कर रहे थे तो वो उससे ये लग रहा था कि शायद जनरल फैज़ जो हैं वो आपका जो 9 मई है शायद उसके मास्टरमाइंड है। लेकिन इसके अलावा जो हामिद मीर कोट कर रहे थे वो कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरल फैज़ से लाइन लेकर जाते थे और काम करते थे, और इमरान खान साहब को बता नहीं पाते थे कि वहाँ से लाइन लेके आए हैं, और जनरल फैज़ बाय हुक और क्रुक अभी तक तहरीक इंसाफ के अंदर पेनिट्रेट किए हुए थे। जो हामिद मीर साहब की गुफ्तगू थी उसका ये मैं लुबे लबाब आपको बयान कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये सिलसिला भी जो है ये बात भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा बनी। उन दिनों में आप माजी के हालात ज़रा देखें तो जरदारी साहब की गिरफ्तारी हो, फरियाल बीबी की गिरफ्तारी हो, मरियम बीबी की गिरफ्तारी हो, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हों, जरदारी गिरफ्तार हों, बिलावल चूँकि बच गए थे उन्हें बचा लिया गया था, दूसरा या फिर हमजा शहबाज गिरफ्तार हों, या जितनी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई उस सारे में कहीं ना कहीं जो जनरल फैज़ हैं उनका रोल था। अब उस रोल का जैसे ये टॉप सिटी के अंदर भी ब्रिगेडियर मुलविस हैं, दो ब्रिगेडियर भी इसमें मुलविस हैं, और 2 ब्रिगेडियर्स ने जो टॉप सिटी के मालिक थे उनको फोर्स किया कि आप टीवी जो था, आप चैनल जो बंद हो गया बदकिस्मती से, उसको 4 करोड़ रुपए का ऐड देने के लिए वो भी फोर्स किया। तो इसमें भी सारे मामला थे। तो ये ट्राइका सारा बना हुआ था, उसमें ट्राइका को लीड करते थे जनरल बाजवा। जनरल बाजवा की जितने भी मामला थे उनको एग्जीक्यूट जनरल फैज़ करते थे। जनरल फैज़ जो थे वो तहरीक इंसाफ के साथ भी थे। लेकिन एक बात और है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स से बात की, तो उन्होंने ये नहीं कोई मान रहा था कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ इमरान लगाना चाहते थे, ये कोई नहीं मान रहा था, बिल्कुल भी किसी ने नहीं माना। वो कहते हैं कि नहीं, इमरान के जो इंतखाब था वो किसी और पे था। वो जनरल फैज़ को ये ज़रूर कहते होंगे कि ठीक है हम मिलके चलते हैं। और फिर प्लान भी ये था जो स्टार्ट में प्लान आया, बाजवा डॉक्ट्राइन नाम का जो आर्टिकल चौधरी सोहेल वड़ाई साहब ने, जो बहुत मारूफ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने यही लिखा था कि उसमें बाजवा डॉक्ट्राइन बताते बताते फिर सारी बातें जब बाहर आई आहिस्ता आहिस्ता और वो गुत्थी सुलझना शुरू हुई, तो उस गुत्थी में सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि ये मामला जो है इसमें 3 साल बाजवा करेंगे, फिर 3 साल की उनकी एक्सटेंशन, फिर फैज़ आ जाएंगे, फिर 3 साल की फैज़ की एक्सटेंशन। तो इस सारे मामले और टर्न्योर में इमरान खान जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहेंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी वाक़या सुनाते हैं कि फैज़ और बाजवा जब इमरान खान साहब को मिलने गए तो इमरान खान साहब को जब वो मिले पहली दफ़ा तो कुछ गुफ्तगू में कुछ 19-20 हो गई होगी ना, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो जनरल फैज़ ने बाहर निकल के जनरल बाजवा से कहा कि ये कोई हमसे गलती तो नहीं हो गई कि हमने ऐसा बंदा लगा दिया है एज ए प्राइम मिनिस्टर जो शायद बाद में हमारी बात ना माने। तो जनरल बाजवा ने उनको रद्द किया उस बात को। कुछ 2-4 ज़राए ने ये बात जो है वो उसकी तस्दीक की है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मसलन हर ज़राए
में जो करीबी तरीन थे उन्होंने इस बात को निगेट भी कुछ लोगों ने किया कि नहीं ऐसा वाकया नहीं हुआ, लेकिन फिर जो आने वाले हालात थे उन्होंने ये डायलॉग ना भी अदा किया गया हो, लेकिन हालात तो बिल्कुल वही बने कि जनरल बाजवा इमरान को लेकर आए थे तो सूरत हाल किस तरफ बनी। फैज़ जो हैं वो फैसिलिटेटर थे। तो अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस गिरफ्तारी का तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा डेंट पड़ेगा, या इस गिरफ्तारी का क्या वो रीत डेवलप होगी जिस रीत के तहत सियासत में मुदाखलत करने की बिना पर ये सारे मामलात होंगे और एक लाइन लगा दी जाएगी और ये जो है अनाउंस कर दिया जाएगा कि ये पॉलिटिकल मामलात है सारे, यहाँ ये सारे मामलात जो है इसका ब्रेक थ्रू और तरफ जाएगा और ये सारे का सारा डैमेजिंग होगा इमरान खान साहब को। तो ये बेसिकली असल में अभी अंसार अब्बासी साहब बड़ी तफसील से बात कर रहे थे, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे थे कि स्पेकुलेट बड़ा हो रहा है, तो वाजे होना चाहिए था कि उन्होंने सर्विस के बाद कौन कौन से मामलात को वायलेट किया है। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि वो जो एहतजाज लेकर वो जो आ रहे थे इस्लामाबाद में, जब इमरान खान उसको लीड कर रहे थे, जिस दौरान वो हेलीकॉप्टर में कुछ इनके अफराद शाह महमूद कुरैशी समेत, परवेज खटक समेत जो है वो निकल गए थे मुज़ाकरात करने, असद कैसर भी थे गालिबन उनमें, तो कामरान शाहिद साहब ने यह खबर दुनिया टीवी पे रिपोर्ट की थी और स्टार्ट में सब ने उसे डिनाई किया था, लेकिन वो 24 घंटे बाद खबर उनकी दुरुस्त निकली थी। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था सहाफत की दुनिया में उस वक्त इस खबर को रिपोर्ट करना। तो उसी खबर का हवाला देते हुए आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि इस सारे मामले को लेकर अगर हम देखें और सोचें तो वहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, ये डायरेक्शन भी उस कॉन्वॉय, उस काफिले को, उस लॉन्ग मार्च को जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था वो जनरल फैज़ करते थे। अब पॉलिटिकल मुदाखलत जो है वो हर तरह की पर क्या कदगन लगाई जाएगी, उसे बंद करने के लिए एक लाइन ड्रा की जाएगी, या ये सिर्फ पीटीआई के लिए डेंट एक बड़ा होगा, इसका फैसला तहकीकात ने चूंकि करना है और इस समत का तयन भी चूंकि तहकीकात ने करना है कि ये तहकीकात किस तरफ जाएंगी और क्या इन तहकीकात का दायरा वसी होगा। अगर जनरल फैज़ पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने आर्मी चीफ बनने की लॉबिंग की है, तो जनरल बाजवा पर सिटिंग गवर्नमेंट इल्ज़ाम लगाती रही। हामिद मीर रिपोर्ट करते रहे कि शहबाज शरीफ साहब पर के पास शवाहिद मौजूद हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो इस सारे मामले को लेकर मार्शल लॉ इम्पोज करने की धमकियां देते रहे और शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्तों को और करीबी लोगों को पता है कि किन के जरिए ये इस तरह के मैसेजेस आते रहे। तो क्या ये दायरा फिर बढ़ेगा या यहीं तक होगा। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट इससे पहले प्रेसिडेंट था जिन्हें अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो तो आर्मी चीफ लगने की वजह से, और उन्हें खैर डीजीआई होते नहीं पता था कि मुशर्रफ जो हैं और उनका जो पूरा का पूरा जनरल महमूद और जनरल अजीज़ और सारा पूरा एक उनका जो टीम है वो किस तरीके से डीजीआई का पीछा भी कर रही है और उसको टेप भी कर रही है और उसकी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन का भी पता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये गिरफ्तारी जो है ये क्या सिमत जो है वो इख्तियार करती है। कल के दिन हम इस पर इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर लाजमी बात करेंगे कि इस सारे मामले का पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो क्या बनेगा। जनरल फैज़ जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है ये चीज़ को 3 स्टेज में होती है। पहले कंप्लेन आपके सामने आता है, फिर उसे आप एविडेंस की तरफ लेकर जाते हैं और तीसरे मरहले में फिर सबसे बढ़कर इसमें कैद भी होती है, कैद बामुशक्कत भी शामिल है। उसमें डिपेंड करता है कि आपने जुर्म क्या किया है और आप पर जो फर्द जुर्म आयद होगी उसको देखते हुए ये फैसला होगा कि फिर इसकी सज़ा का क्या तयन किया जाएगा और क्या ये दायरा जो है ये मज़ीद बढ़ेगा या यहाँ तक रुक जाएगा। आने वाले दिनों में मज़ीद इस पर अपडेट भी करेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।